Hello everyone. Good evening, sir. Good evening. Let's start with the lecture. Today we will go to discuss the next concept of the third chapter, that is life processes in living organism part 2. In last lecture we have discussed about the morphology of the flower, and today we will go to discuss some terminology related to the flower, and then we will go to discuss about the different aspect of sexual reproduction in the flowering plant. So that is all about for today. चलो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. उसके पहले हम लोग छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का डेफिनेशन भी देखा था. तो फ्लावर इज डिफाइंड एज द एरियल मॉडिफाइड shoot of the angiospermic plant specially designed for the sexual reproduction. तो ये एक्चुअली हमारे फ्लावर का क्या है, डेफिनेशन है. और फ्लावर का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हमने प्लांट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. एज वी नो दैट दी प्लांट के पास स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड रूट होते हैं. स्टेम की खास बात यह है कि उसके ऊपर होते हैं नोड. नोड से ही अलग अलग एपेंडेजेस डेवलप होते हैं जैसे ब्रांचेस, और वंस अगेन ब्रांचेस के ऊपर भी होते हैं नोड. तो हमने जब फ्लावर ड्रॉ किया था लास्ट लेक्चर में तो पता चला कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड ब्रांच है जिसके ऊपर अलग अलग लीफ लगे हुए हैं. तो हमने यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्कस करते समय फ्लावर के अलग अलग हिस्से को समझा था. जैसे मैंने एक टिपिकल फ्लावर आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर भी. So when you closely observe the flower, you will find it has a stack-like structure called as a pedicel. Pedicel के ऊपर एक balloon-like structure जिसको कहते हैं thalamus. And thalamus contain total 4 different nodes. और हर एक नोड के ऊपर होते हैं अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स. जैसे पहले नोड के ऊपर जो ग्रीन कलर का फ्लोरल पार्ट लगा हुआ है उसको कहते हैं सेपल. ऐसे बहुत सारे सेपल पहले नोड के ऊपर हो सकते हैं. ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज दी कैलेक्स. सेकेंड नोड के ऊपर हमारे पास ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं पेटल, विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर attracting the insect, attracting the bird for a pollination purpose. Group of petal is called as a corolla. And then on a third node we got a male reproductive part of the flower जिसको कहते थे stamen. Stamen is made up of anther and stack-like structure called as a filament. That is a male reproductive part of the flower. Now over here there may be a many stamens present on the third node of the thalamus. Group of stamen is called as a androecium. देन आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ नोड के ऊपर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नजर आता है फ्लावर का जिसको कहते हैं कार्पल. कार्पल के 3 अलग अलग हिस्से होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए. कौन से? द रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म जो होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पोलन ग्रेन रिसीव किया जाता है इसको कहते हैं स्टिग्मा. देन एक ट्यूबुलर सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं स्टाइल. एंड देन लास्ट में एक सोलन पार्ट होता है बेस पे उसको कहते हैं क्या, ओवरी. तो दिस इज ओवरी. ठीक है, तो 3 पार्ट से बना रहता है हमारा क्या, तो ऑब्वियस है कार्पल. ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज द गाइनोइसियम. मैंने लिखा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्लीज रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज गाइनोसियम ऐसे लिखा था. एक्सक्यूज मी. सर स्टूडेंट्स को लेक्चर के लिए एडमिट करिए, एडमिट.
2 मिनट के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो हम लोग यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। सर 45 मिनट्स के बाद ना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। सेम आईडी पासवर्ड डाल के बच्चे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके ओके, हाँ यस गाइस, एवरीबॉडी सेम हम लोग जैसे हमेशा यूज करते हैं, you have to use the same ID and password to continue your lecture. Okay? Okay, sir. Yeah. So let's start with the lecture once again. So हमने एक रिकैप कर लिया है जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ योगेश सर, एक मिनट, सॉरी, एक बार आप ना इसमें चेक करते रहिए। बच्चे आपको रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे लेक्चर अटेंड करने के लिए। एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा आपको दिखाई देगा, उनको एडमिट करके लेक्चर में अपने को इंटर करना है, नहीं तो बच्चे वेटिंग रूम में बाहर ही रह जाएंगे। ओके हाँ, देख लीजिए। ठीक है। So shall we start with the lecture? So हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को। फ्लावर के अलग अलग स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू दी फ्लावर। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है स्पेशली डिजाइन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला टर्म मैंने लिखा हुआ है बाइसेक्सुअल, दूसरा टर्म है मोनोसेक्सुअल, तीसरा टर्म लिखा है पेडिसिलेटेड फ्लावर, फोर्थ वन है ससाइल फ्लावर, फिफ्थ वन है मेल फ्लावर जिसको स्टैमिनेटेड फ्लावर भी कहते हैं, सिक्स वन फीमेल फ्लावर जिसको हम लोग पिस्टिलेटेड फ्लावर भी कहेंगे, सेवंथ वन में लिखा है मोनोशियस प्लांट, दूसरे में लिखा है डायशियस प्लांट। तो इस तरीके से मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टर्म्स। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इस हर एक का मीनिंग क्या होता है। तो आपको ये मीनिंग समझना है, और समझो आपके पास नोटबुक हो या फिर आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसके ऊपर आप इस चीजों को जो है मेंशन करके रखिएगा। और नेक्स्ट टाइम ये जितने भी डिस्कस किए हुए 8 पॉइंट है उसी का आपको होमवर्क लेके आना है। तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली अबाउट द ईच एंड एवरी टर्म। इसको आपको समझना भी है, उसका मीनिंग समझने के बाद आपको उसको याद रखे, नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपको उसको होमवर्क में लिख के लेके आना है। तो चलो शुरू करते हैं हर एक टर्मिनोलॉजी को। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिया है, फ्लावर के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब इस फ्लावर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, चलो उसको पता कर लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है बायोसेक्सुअल प्लांट या फिर बायोसेक्सुअल फ्लावर।
नाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर स्टेमेन जो मेल पार्ट होता है एंड कार्पेल जो फीमेल पार्ट होता है। कार्पल के लिए और एक वर्ड है, कार्पल के लिए वर्ड होता है पिस्टिल। कार्पल के लिए वर्ड क्या है? पिस्टिल। तो ये याद रखिएगा। तो जिस फ्लावर के अंदर कार्पल एंड स्टेमेन ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं देन उस फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। So what is meant by bisexual flower? The bisexual flower is such a flower which contain both male reproductive part that is stamen and female reproductive part that is carpel. Such a flower is called as bisexual flower. Example is hibiscus plant. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस even though mango also. Second one is mango. Mango के अंदर अलग अलग वैरायटी के फ्लावर होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म है मोनोसेक्सुअल प्लांट या फिर मोनोसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? मोनोसेक्सुअल फ्लावर is a such a flower which contain only one type of floral part, only one type of floral part that is carpel और या फिर stamen, उसको कहते हैं मोनोसेक्सुअल फ्लावर। तो मोनोसेक्सुअल फ्लावर का किस तरीके से डेफिनेशन बनेगा? मोनोसेक्सुअल फ्लावर is a such a flower which contain either stamen or carpel as a reproductive part। अब मोनोसेक्सुअल फ्लावर कौन सा वैरायटी का है, इस बात को लेकर भी हमारे पास टर्मिनोलॉजी हो सकती है जिसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ के पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारे पास और भी दो टर्म आ चुके हैं, एक तो है पेडिसिलेटेड फ्लावर, दूसरा है ससाइल फ्लावर। देखते हैं पेडिसिलेटेड फ्लावर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे फ्लावर में तो आपको एक स्टैक नजर आ रहा था फ्लावर का, इस स्टैक को कहते हैं पेडिसेल। इस योगेश सर एक मिनट, जो है यहाँ पर योगेश सर जाता था ब्रांच के साथ। हेलो योगेश सर एक सेकंड, सॉरी। यहाँ देखिए बच्चे कुछ और आ रहे हैं सर, उनको ऐड करिए ना। कुछ बच्चे शायद और आए, उनको एडमिन कर लीजिए ना प्लीज। ऐड तो हो गए सर। अभी कोई बच्चे डिमांड नहीं कर रहे सर, देखिए। नहीं, वो ये तो फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। ओके, अगर कोई आएगा तो उनको ऐड करिए, ठीक है सर? हाँ, जैसे कोई आता है तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ओके ओके ओके, स्टार्ट। So let's once again begin with the lecture. Pedicelated flower हम लोग डिस्कस कर रहे थे। Pedicelated flower is such a flower which contain the pedicel. So this stack-like structure is called as the pedicel. इस stack-like structure को pedicel कहते हैं। समझो फ्लावर के पास एक pedicel है, then it is called as a pedicelated flower. समझो इस pedicel नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? ससाइल फ्लावर कहने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था कि किस तरीके से ससाइल फ्लावर हो सकता है, किस तरीके से पेडिसिलेटेड फ्लावर हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है, वो है मेल फ्लावर की। मेल फ्लावर के लिए एक वर्ड है स्टैमिनेटेड फ्लावर। मेल फ्लावर के लिए क्या वर्ड है? स्टैमिनेटेड फ्लावर। अब स्टैमिनेटेड फ्लावर क्या होता है? द फ्लावर विच कंटेन ओनली स्टेमेन and it does not contain carpel, then such a flower is called as the staminated flower. जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमेंस होंगे, कार्पल नहीं होगा, मतलब सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और कार्पल नहीं होगा, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहने वाले हैं? स्टैमिनेटेड फ्लावर या फिर मेल फ्लावर कहने वाले हैं। तो जब हम लोग मेज को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मकई के प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग वैरायटी के फ्लावर होते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट वहां पर आपको ग्रुप मिलेगा, इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा मेल फ्लावर का, एंड दी जो मिडल ऑफ द प्लांट का पार्ट होता है जहां पर एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस होता है फीमेल फ्लावर का, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में भुट्टा कहते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से दो वैरायटी के फ्लावर आपको मेज के ऊपर मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स टर्म है हमारे पास फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर ऐसे फ्लावर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? कार्पल होते हैं। कार्पल के लिए दूसरा वर्ड है पिस्टिल होते हैं। तो जब किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्पल, मतलब सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल होंगे, तब उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे पिस्टिलेटेड फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर कहने वाले हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर जो है फीमेल फ्लावर का मतलब समझा या फिर पिस्टिलेटेड फ्लावर का मतलब समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं।
और भी दो टर्म्स है आपके सामने यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा गया तो थोड़ा से अलग टर्म्स है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट करके लिखा हुआ है। MONOECIOUS ये है मोनोशियस प्लांट, और DIOECIOUS ये है डायोशियस प्लांट का स्पेलिंग। अब इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। मोनोशियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दोनों वैरायटी के फ्लावर एक ही प्लांट पे हो सकते हैं। मतलब क्या है इसका, ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट जिसके पास मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन दोनों भी फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है, देन ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं मोनोशियस प्लांट। जिसका एग्जांपल है हमारे पास मेज, जिसके दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग वैरायटी के फ्लावर होते हैं। फिर डायोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है? तो डायोशियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनके पास मेल एंड फीमेल फ्लावर दो अलग अलग प्लांट पे होते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ द पपाया। सो पपाया के अंदर जो होता है, एक पपाया का प्लांट सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और दूसरा पपाया का प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से दो अलग अलग वैरायटी के फ्लावर दो अलग अलग प्लांट पे जब डेवलप होते हैं, देन उस प्लांट को हम लोग कहते हैं डायोशियस प्लांट। सो आई होप आप लोगों को मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट का मीनिंग समझ में आ चुका है। ठीक है, तो एक बार वापस सभी के सभी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग मैं समझा देता हूँ, एंड देन हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स है जिसको हम लोग लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। बाइसेक्सुअल फ्लावर आर दोस फ्लावर व्हिच कंटेन बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द सेम फ्लावर। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। ठीक है। सेकेंड वन है मोनोसेक्सुअल फ्लावर। मोनोसेक्सुअल फ्लावर आर दोस फ्लावर व्हिच कंटेन आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कार्पल। Then such a flower is called as the monosexual flower. अब ये मोनोसेक्सुअल फ्लावर दो वैरायटी के हो सकते हैं, एक हो सकता है मेल फ्लावर, दूसरा हो सकता है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर को स्टैमिनेटेड फ्लावर भी कहते हैं। तो मैं स्टैमिनेटेड फ्लावर का मतलब क्या हो गया? स्टैमिनेटेड फ्लावर आर दोस फ्लावर which contain only stamen as a floral part, then those flower are called as the obvious से क्या है उसको कहते हैं स्टैमिनेटेड फ्लावर। दूसरा है हमारे पास फीमेल फ्लावर का। फीमेल फ्लावर के लिए दूसरा वर्ड है पिस्टिलेटेड फ्लावर। द पिस्टिलेटेड फ्लावर आर दोस फ्लावर व्हिच कंटेन ओनली पिस्टल दैट इज कार्पल as a reproductive part, then such a flower is called as a pistillated flower. And next one, monoecious plant का मीनिंग क्या है? और उसके पहले हम लोग यहाँ पर ये दो पार्ट भी देख लेते हैं। पेडिसिलेटेड फ्लावर का मतलब होता है the plant which contain the stack called as a pedicel for attachment with the branch, then such a flower is called as the pedicelated flower. एंड ससाइल फ्लावर का मतलब क्या होता है? ससाइल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है, ससाइल फ्लावर आर दोस फ्लावर व्हिच डू नॉट कंटेन पेडिसेल फॉर अटैचमेंट विद द ब्रांच, दे डायरेक्टली गेट अटैच्ड विद द ब्रांच, देन सच अ फ्लावर आर कॉल्ड एज द ससाइल फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर मोनोशियस और डायोशियस का मतलब क्या है। मोनोशियस आर दोस प्लांट व्हिच कंटेन male that is staminated flower as well as pistillated flower on the same plant. For example, maize, उसको कहते हैं क्या? मोनोशियस प्लांट। एंड द सेकंड वन है डायोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है? द डायोशियस प्लांट्स आर दोस प्लांट व्हिच कंटेन मेल एंड द फीमेल फ्लावर that is staminated flower and pistillated flower on two different plants, then such a plants are called as the dioecious plant. Example is papaya, dates, etc. अब यहाँ पर कुछ हमारे पास डाउट भी आए हुए हैं, लेट्स डिस्कस दोस डाउट। Does the parent cell exist after the asexual reproduction fission? देखिए पेरेंट सेल तो डिवाइड हो गया है, तो पेरेंट सेल यहाँ पर था ही नहीं, पेरेंट सेल यहाँ पर रहेगा भी नहीं, तो ऑब्वियसली दो डॉटर सेल यहाँ पर बन चुके हैं। सो इन द केस ऑफ द asexual reproduction by the binary fission, the parent cell get divide and result in the formation of two daughter cell। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन है कि सर वो मोनोशियस प्लांट के नीचे क्या लिखा है? तो मोनोशियस प्लांट के नीचे डायोशियस प्लांट लिखा हुआ है, DIOECIOUS। तो डायोशियस प्लांट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, डायोशियस प्लांट DIOECIOUS। डायोशियस प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिनके पास
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर भी होता है, लेकिन दो अलग अलग प्लांट में होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ के देखते हैं, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब हम लोग यहाँ पर फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर में टोटल 4 फ्लोरल अपेंडेजेस नजर आते हैं, 4 अलग अलग फ्लोरल वोर नजर आते हैं, 4 फ्लोरल पार्ट्स नजर आते हैं। सबसे पहले नोड पे होता है सेपल, दूसरे नोड पे होता है पेटल, तीसरे नोड पे होता है स्टेमेन और चौथे नोड पे होता है कार्पल। ये है टोटल 4 अलग अलग फ्लोरल पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। अब इन चारों में से जो स्टार्टिंग के दो है, स्टार्टिंग के दो कौन से स्टार्टिंग के दो है? एक तो है हमारे पास सेपल जो ग्रीन कलर का होता है, ऑब्वियस से फोटोसिंथेसिस करता है और प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा होता है पेटल जो होता है ब्राइटली कलरफुल, ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन पर्पस। ये जो दोनों है ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हेल्प जरूर करते हैं। इसीलिए सेपल और पेटल इन दोनों को मिलाकर कहते हैं नॉन इसेंशियल फ्लोरल पार्ट या फिर एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट कहा जाता है इनको। ठीक है, तो किसको कहा जाता है एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट? तो एक तो है हमारे पास सेपल और दूसरा है पेटल। तो सेपल और पेटल को मिलाकर इनको कहा जाता है एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट या फिर इनको कहा जाता है नॉन इसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स। क्यों कहते हैं इनको नॉन इसेंशियल फ्लोरल पार्ट? Because these floral parts do not participate in the sexual reproduction, however they help in the sexual reproduction. Therefore these floral parts are called as the non-essential floral part or they are called as accessory floral parts. ठीक है, तो ये होगा गाइस हमारे पास पेटल और सेपल के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रिमेनिंग टू पार्ट्स। रिमेनिंग दो जो पार्ट है, एक तो है हमारे पास स्टेमेन जो एक्चुअली है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा है कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इनको हम लोग कहेंगे इसेंशियल फ्लोरल पार्ट। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसेंशियल फ्लोरल पार्ट कहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन कैसे रहेगा? सिंस द स्टेमेन एंड द कार्पल both floral part participate in the sexual reproduction in the flower, therefore they are called as essential floral part. तो आई होप आपको यहाँ पर essential floral part and the non essential floral part ये दो कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन भी समझ में आ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास बाकी कंसेप्ट भी समझ में आता है। तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं किसके लिए? तो आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट कंसेप्ट समझने के लिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नेक्स्ट कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू द फ्लावर है, रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और वो पार्ट है पॉलिनेशन का। तो हम लोग यहाँ पर पॉलिनेशन कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है पॉलिनेशन कंसेप्ट, एंड देन उसके बारे में बहुत सारे टर्म्स है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर एक डाउट भी पूछा गया है, तो चलो उस डाउट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। Are there more organizations such as a flower that have both reproductive organelles? Are the more organisms such as the flower that has both male and female reproductive organ? देखिएगा, अब जब हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो स्पेशली डिजाइन अपेंडेज है उसका नाम है फ्लावर। तो फ्लावर का ये काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। जैसे अलग अलग प्लांट का काम होता है अलग अलग काम करना, वैसे फ्लावर का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना इन दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट।
Now when you talk about the other plant, like a gymnosperm, in those plant, instead of flower they have a special appendage called as a cone. तो उनके पास cone होता है. Now if you talk about the bryophytes, they have archegonium, they have the other parts like a oogonium for the carry out sexual reproduction. फिलहाल हम लोग यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो फ्लावर होता है. सो आई होप आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो कौन है, तो फ्लावर है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कंसेप्ट क्या है पॉलिनेशन का. तो पॉलिनेशन का मतलब पहले सुन लीजिएगा. इस यहाँ पर पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. ये ओप्पो A71 क्या है, बार बार जो है यहाँ पर एंटर हो रहा है, फिर बाद में एग्जिट हो जाता है. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनेशन कंसेप्ट. पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन ये एक्चुअली मेल सेल्स होते हैं जो ट्रांसफर किए जाते हैं. कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे. नाउ आप जब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर के अंदर यहाँ पर, और एंथर के अंदर बनने के बाद वो ट्रांसफर होता है एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर. ये रहा स्टिग्मा, इसके ऊपर ट्रांसफर किए जाएंगे. तो ये जो ट्रांसफर वाली प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस. So what do you mean by pollination process? The pollination process is defined as transfer of pollen grain from the anther of stamen, to the stigma of carpel. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, पॉलिनेशन. सो आई होप आपको पॉलिनेशन का मतलब समझ में आ गया. अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनेशन. अब हमारे पास दो वैरायटी के टाइप है. एक का नाम है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे का नाम है क्रॉस पॉलिनेशन. तो इस तरीके से दो वैरायटी है हमारे पास. यहाँ पर है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दी क्रॉस पॉलिनेशन. तो चलो समझते हैं इनका मीनिंग क्या है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का. मान लीजिए ये फ्लावर है. इस फ्लावर के अंदर मैंने दो एसेंशियल फ्लोरल पार्ट निकाले हुए हैं. एक है मान लीजिए कार्पल और दूसरा है यहाँ पर स्टेमेन. स्टेमेन के एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन. अब ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम विद इन दी फ्लावर. जब इस तरीके से विद इन दी फ्लावर यहाँ पर ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन, देन उस टाइप मतलब उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन प्रोसेस को हम लोग कहने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन. क्या कहेंगे उसको हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ रहा है. तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन दी फ्लावर. इसको कहते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन. ये ऐसा क्यों होता है, बार बार लोग एंटर करते हैं फिर बाद में एग्जिट कर हो जाते हैं. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में. तो ये है हमारे पास फ्लावर, उस फ्लावर के अंदर ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, देन इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं. हाँ, इसके अलावा और भी एक तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन का, चलो पता कर लेते हैं वो भी क्या है.
मान लीजिए यहाँ पर दो अलग अलग फ्लावर है, सिर्फ एक ही प्लांट के ऊपर है, जैसे कि ये देखिए, दो अलग अलग फ्लावर है, एक ही प्लांट पर है, लेकिन अब एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, बट बोथ दी फ्लावर आर फ्रॉम द सेम प्लांट, तब भी हम लोग इसको क्या कहने वाले हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहने वाले हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर देखिए किस तरीके से हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन is a type of pollination in which the pollen grain get transferred within the flower or from one flower to the another flower, but both the flower on the same plant, then उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहने वाले हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं व्हाट यू मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर मैंने एक अलग प्लांट ड्रॉ किया हुआ है, अलग प्लांट के ऊपर एक अलग हमारे पास क्या है, तो फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर यहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पर। नाउ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर एंड दीस टू डिफरेंट फ्लावर आर बिलोंगिंग फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट पर है, लेकिन ये दोनों भी प्लांट ऑब्वियसली सेम स्पीसीज के, सेम सब स्पीसीज के हैं, या फिर अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं लेकिन सेम स्पीसीज के हो सकते हैं। जब ऐसा होगा देन उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहने वाले हैं। So now listen very carefully about the cross pollination. देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। Now when there is a transfer of pollen grain from one flower to the another flower, now both the flower belonging from two different plant, and these two different plant may be of the same species or same subspecies or different varieties but belonging from the same species, then उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहने वाले हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक वर्ड याद रखिएगा कि यहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दो अलग अलग फ्लावर के बीच में, और दोनों भी फ्लावर जो है दो अलग अलग प्लांट पे बिलोंग करते हैं, प्लांट पे रहते हैं, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर कोई डाउट लिखा हुआ है कि मीटिंग रूम लॉक कर दीजिए, वो मुझे नहीं आता है लॉक कैसे करना है। और दूसरा डाउट पूछा है उन्होंने, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड पॉलिनेशन आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ये दो जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा था आप लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बता रहा था, तो वहां पर मैंने कहीं बताया कि यहाँ पर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए जा रहे हैं ना। आपको याद होगा जब हमने 9th स्टैंडर्ड में मेंडलिज्म कंसेप्ट देखा था, तो वहां पर भी जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए जाते थे विद द हेल्प ऑफ द ब्रश, मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ द ब्रश यहाँ पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए जाते थे फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर। जब हम लोग मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, that is though the flower are from the two different plant but both the plant of a same species may be of different varieties, then ऐसे कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर है ना एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गार्डन पी प्लांट है, पाइसम सैटिवम, इसे मेंडल ने अपने गार्डन में लगाए थे। तो ये जो गार्डन में लगाए हुए पाइसम सैटिवम अलग अलग वैरायटी के, एक प्लांट है जो रेड कलर का फ्लावर दे रहा है, दूसरा प्लांट है यहाँ पर व्हाइट कलर के फ्लावर दे रहा है। नाउ देयर आर टू डिफरेंट वैरायटीज, एक रेड कलर का फ्लावर देने वाला, दूसरा है व्हाइट कलर के फ्लावर देने वाला, लेकिन दोनों भी एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज पाइसम सैटिवम। नाउ इनके बीच में हम लोग ब्रश का इस्तेमाल करके पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करें, देन इस कंसेप्ट को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर of two different varieties with the help of the instrument, then such a type of transfer is called as hybridization। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया है। हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉस पॉलिनेशन का एक एक्चुअली क्या है, वैरायटी है, एक टाइप है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप को कहते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया है।
नाउ यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन वापस पूछा है, तो मैं यहाँ पर वापस आपको क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन बता देता हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, and these both the flower are belonging from two different plant, and both the plant may be of two different variety, but they may be of same species। वो एक ही स्पीसीज के हो सकते हैं और होनी भी चाहिए एक ही स्पीसीज के, तभी जाके यहाँ पर सक्सेसफुल पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया है। तो आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग उस डाउट को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आगे वाला कंसेप्ट। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब हम लोग बात करने वाले पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, पॉलिनेशन एजेंसी के बारे में। पॉलिनेशन कराने के लिए दो अलग अलग वैरायटी के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर हो सकते हैं। एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है अबायोटिक। मतलब यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो दो वैरायटी के हैं, एक है बायोटिक, दूसरा है क्या, अबायोटिक। बायोटिक ऑफ कोर्स मतलब लिविंग है, नॉन बायोटिक का मतलब यहाँ पर गाइस क्या है, नॉन लिविंग है। अब यहाँ पर डाउट भी पूछा है वंस अगेन, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, सो आई होप आपको पॉलिनेशन का मतलब समझ में आ गया है, डेफिनेशन मिल गया है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन करने के लिए दो अलग अलग जो है एजेंट है, बायोटिक मतलब यहाँ पर लिविंग। अब कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट? ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है यहाँ पर बर्ड, यहाँ हो सकते हैं इंसेक्ट, हो सकते हैं बैट, हो सकते हैं स्नेक भी। तो बहुत सारे ऐसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर। तो चलो गाइस यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं बायोटिक फैक्टर की। इंसेक्ट में हो सकते हैं हनी बी, इंसेक्ट में हो सकते हैं बटरफ्लाइज। ठीक है, वो 85% से लेकर 90% जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है वो होता है हनी से ही होता है। जैसे सनफ्लावर के अंदर बीज जमाने के लिए ऑब्वियस है गाइस यहाँ पर हनी बी की बहुत जरूरत होती है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसेक्ट कौन सा है, तो वो है हनी बी। उसके साथ साथ हमारे बटरफ्लाइज भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये काम जो है बाकी के इंसेक्ट भी करते हैं। दूसरा फैक्टर है बर्ड। बर्ड भी यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर। जैसे हमिंग बर्ड जो होता है, जो नेक्टर सक करने के लिए आता है, तो डूइंग द सकिंग ऑफ द नेक्टर वो अपने बीक के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन को अटैच करवा देता है। नोइंगली अननोइंगली उसके बीक के ऊपर पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं हमिंग बर्ड के, एंड देन वो हमिंग बर्ड फिर दूसरे फ्लावर पर जब ट्रैवल करता है देन पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकता है, तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देता है विद द हेल्प ऑफ द बिग। ठीक है, तो बर्ड भी हो सकता है एक बायोटिक फैक्टर जो यहाँ पर पॉलिनेशन करवा सकता है। तीसरा है हमारे पास बैट, जो नॉक्टर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं, चमगादड़ जो है रात को निकलते हैं। तो ये जो चमगादड़ है वो भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ऑब्वियस है यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जैसे कदम्ब करके एक प्लांट होता है, रात को निकलने वाले, रात को जो उसके जो फ्लावर खुलते हैं, तो ये रात को खुलने वाले जो फ्लावर होते हैं ऑब्वियस है इनमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है विद द हेल्प ऑफ द बैट। तो बैट भी यहाँ पर पॉलिनेशन करने में हेल्प कर सकता है।
यहाँ पर डाउट पूछा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए पॉलिनेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसमें दो टाइप मैंने बताए। क्या दो टाइप बताए मैंने? एक बताया मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा बताया क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन है, उस क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप बताया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। सो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉस पॉलिनेशन का ही एक टाइप होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन? पॉलिनेशन ये बड़ा सा टॉपिक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एक एक्चुअली क्या है, सब टॉपिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अबायोटिक के बारे में। अबायोटिक फैक्टर के बारे में बात करें अबायोटिक फैक्टर के बारे में बात करें तो ऐसे फैक्टर जो नॉन लिविंग है, फिर भी इवन दो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। तो कौन से अबायोटिक फैक्टर है? तो सबसे पहले हमारे पास है विंड। विंड जो हेल्प करती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर, जिसके एग्जांपल हमारे पास हो सकता है जो मेज है, जो बहुत ज्यादा हमारे पोलन ग्रेन बनाता है, देन उसमें एक विंड पॉलिनेशन होता है। देन हो सकता है वाटर। वाटर भी यहाँ पर हेल्प करता है पॉलिनेशन के पर्पस में। तो हमारे पास हाइड्रोफिलिक कंसेप्ट है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है यहाँ पर जो प्लांट पानी के ऊपर ग्रो होता है, पानी के अंदर ग्रो होता है, उनको हाइड्रोफिलिक प्लांट कहते हैं। तो इन द केस ऑफ द हाइड्रोफिलस प्लांट, द पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर। जैसे कि वेरिसनालिया नाम का प्लांट है, वेरिसनालिया नाम के प्लांट के अंदर वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। तो इस तरीके से हमारे पास दो अलग अलग एजेंट है, दो अलग अलग एजेंसीज है। एक है यहाँ पर बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक, जिसका इस्तेमाल करके पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो हमने यहाँ पर जो है पॉलिनेशन का कंसेप्ट खत्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब पॉलिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंसेप्ट जो है यहाँ पर फ्लावर के अंदर कि किस तरीके से गैमेट बनते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। एंड देन हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पर पूरा साइंस लर्न करने वाले हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं गैमेट फॉर्मेशन की, और उसके साथ साथ हम लोग इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं किसकी? तो ऑब्वियस है फर्टिलाइजेशन की। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग कहते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन करने वाले प्लांट। तो चलो शुरू करते हैं कहीं से यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन का कंसेप्ट। तो हमारा कंसेप्ट का नाम होगा गैमेट फॉर्मेशन इन दी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, और दूसरे कंसेप्ट का नाम होगा फर्टिलाइजेशन इन दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंड होने के बाद वापस एक बार ज्वाइन हो जाइएगा, तो हम लोग इस लेक्चर को शुरू कर देंगे। तो जब तक लेक्चर चल रहा है चलने दीजिए। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ। कंसेप्ट का नाम है गैमेट फॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पर ठीक है, हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिसन वेरी केयरफुली। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। तो गैमेट दो वैरायटी के हैं, एक है मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। ठीक है, अब मेल गैमेट कहाँ पर बनेगा, फीमेल गैमेट कहाँ पर बनेगा, ये साइंस हमें लर्न करना चाहिए। तो जब हम लोग फ्लावर के पास देखते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो फ्लावर में दो अलग अलग फ्लोरल पार्ट है जो इसेंशियल है।
एक है कार्पल, दूसरा है स्टेमेन। स्टेमेन जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऑब्वियस है मेल सेल्स बनेंगे, मेल गैमेट बनेगा स्टेमेन के अंदर, फीमेल गैमेट बनेगा कार्पल के अंदर। तो देखते हैं ऐसे वो कौन सी जगह है जहां पर बनता है मेल गैमेट और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बनता है फीमेल गैमेट। तो देखिए कैसे है आपके सामने टिपिकल फ्लावर। फ्लावर के अंदर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन, इसके दो अलग अलग हिस्से हैं, एक तो है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है ये तो वैसे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एंथर को ऊपर उठा देता है। तो जो एंथर है वो एंथर सबसे इंपॉर्टेंट है। एंथर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। सेम वे जब हम लोग यहाँ पर कार्पल पे ध्यान लगाते हैं तो कार्पल के तीन अलग अलग हिस्से होता है, पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। तो जो ओवरी है वो ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो मेल गैमेट बनाने के लिए। ओवरी के अंदर भी कई कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेमेन के बारे में और उसके अंदर बनने वाले पोलन ग्रेन के बारे में। तो मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है कि मेल गैमेट फॉर्मेशन। मेल गैमेट के लिए वर्ड है पोलन ग्रेन और उसके साथ साथ यहाँ पर और एक वर्ड है क्या, माइक्रोस्पोर। तो ये तीनों वर्ड आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेट या फिर माइक्रोस्पोर। तो चलो पता करते हैं किस तरीके से बनते हैं। ये है टिपिकल आपके सामने स्टेमेन जिसके दो अलग अलग हिस्से मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, एक है एंथर, दूसरा है क्या हमारे पास फिलामेंट। तो ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं एंथर का और एंथर के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से बन सकते हैं पोलन ग्रेन। मान लीजिए ये एंथर है, मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है एंड देन जब हम लोग इस एंथर को ध्यान से देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें यहाँ पर जो है ट्यूब नजर आती है। पोलन ग्रेन के अंदर, सॉरी एंथर के अंदर आपको ट्यूब नजर आती है। ये देखिए ये ट्यूब नजर आती है, किसके अंदर है, ये एंथर के अंदर है। अब ये ट्यूब के अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है, तो ये ट्यूब के अंदर भरे पड़े हैं दो वैरायटी के सेल्स। तो ये ट्यूब के अंदर बहुत सारे सेल्स भरे पड़े हुए हैं जिसमें दो वैरायटी के सेल्स होते हैं। अब ये कौन से दो वैरायटी के सेल्स हैं, चलो पता कर लेते हैं। एक जो सेल होता है वो होता है डाइप्लॉइड, ये है डाइप्लॉइड सेल जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो एक्चुअली मियोसिस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं। जब ये एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस प्रोसेस से गुजरेंगे, ऑब्वियस है इनके वजह से टोटल 4 अलग अलग सेल बनने वाले हैं। ये सभी के सभी सेल क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये देखिए 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, तो ये जो ट्यूब है जिसको हम लोग ये जो ट्यूब है इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर या फिर इस ट्यूब के अंदर होते हैं यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस, जिसमें एमएमसी अंडरगो मियोसिस प्रोसेस व्हिच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बने हुए हैं इनको कहा जाता है पोलन ग्रेन।
तो ये रहा गई हमारे सामने पोलन ग्रेन। तो ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं किसके अंदर, इस एंथर के अंदर, उस ट्यूब के अंदर, और चारों ट्यूब के अंदर भर भर के पोलन ग्रेन बने रहते हैं। अब देखते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मान लीजिए गई से पोलन ग्रेन है, इसका हम लोगों ने कहीं क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोलन ग्रेन 3 डायमेंशन में नजर आता है। हमने पोलन ग्रेन को कट कर दिया है, तो पोलन ग्रेन कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ना जब पोलन ग्रेन को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर दो अलग अलग कवर नजर आते हैं। एक होता है बाहर वाला कवर और एक होता है अंदर वाला कवर। तो इस तरीके से दो अलग अलग आपको कवरिंग नजर आती है। और उसके अंदर नजर आता है न्यूक्लियस, जो होता है एक्चुअली एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। मतलब सिर्फ इसके बाद एक सेट है क्रोमोसोम का। ठीक है। अब ये जो जो कवरिंग है, इनको अलग अलग नाम है। जो बाहर वाली कवरिंग है इसको कहते हैं एक्साइन। जो अंदर वाली कवरिंग होती है उसको कहते हैं इंटाइन। ये जो एक्साइन होती है बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, बहुत ही टफ कवरिंग होती है। स्पोरोपोलनीन नाम के कंपाउंड से बनती है। और ये इंटाइन होती है, ये इंटाइन बनती है सेलुलोज से। जो नॉर्मली सेल वॉल में रहता है वही सेलुलोज यहाँ पर भी आपको नजर आता है। ठीक है। तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है फ्लावर के अंदर। आपको वैसे पता है कि फ्लावर के अंदर दो इसेंशियल फ्लोरल पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेमेन, दूसरा होता है कार्पल। फिलहाल हम लोग यहाँ पर स्टेमेन के अंदर मेल गैमेट कैसे बनता है वो प्रोसेस पूरा देख रहे हैं। तो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है स्टेमेन। तो ये रहा आपके सामने टिपिकल स्टेमेन, जिसके दो अलग अलग हिस्से हैं। एक तो है फिलामेंट, दूसरा है क्या है, ये एंथर। ठीक है। अब इस एंथर को हम लोग ट्रांसफर सेक्शन में कट करेंगे तो 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है। अब जब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपको ट्यूब नजर आ रही है। ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक। अब ये जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर होते हैं दो वैरायटी के सेल्स। कौन से दो वैरायटी के सेल्स, उसको दिखाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। देखिए ये है डायप्लॉइड सेल, जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑब्वियसली मियोसिस प्रोसेस से गुजरेगा और बनाएगा क्या, बनाएगा अभी ऑब्वियसली हैप्लॉइड सेल। तो यहाँ पर एक एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो मियोसिस प्रोसेस से गुजरता है और हमें टोटल 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन बना के दे देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस की वजह से गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जब हम लोग पोलन ग्रेन को कट करके देखते हैं तो पता चलता है कि पोलन ग्रेन के ऊपर दो अलग अलग कवरिंग है। जो बाहर वाली कवरिंग है इसको कहते हैं एक्साइन, जो अंदर वाली कवरिंग इसको कहते हैं गाइस क्या, एंटाइन। तो इस तरीके से दो अलग अलग कवर यहाँ पर नजर आते हैं, एक्साइन एंड दी एंटाइन। ठीक है। अब ये जो एक्साइन है ये बनी रहती है हार्ड कवरिंग, हार्ड मटेरियल से, जिसका नाम है स्पोरोपोलनीन। ठीक है। और इसके साथ साथ इंटाइन जो बनी रहती है वो बनी रहती है किससे, सेलुलोज से। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। okay? तो इस तरीके से हमारे पास है पोलन ग्रेन। नाउ ये जो पोलन ग्रेन है जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर बहुत सारे कहीं से यहाँ पर मेल गैमेट बनाता है। वो कैसे बनाता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑब्वियसली क्या, कार्पल। तो चलो पता कर लेते हैं कार्पल में क्या कंसेप्ट है। तो कार्पल के हम लोगों ने 3 अलग अलग हिस्से पढ़े हैं। कौन से, एक तो रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पोलन ग्रेन रिसीव किए जाते हैं, उसको कहते हैं स्टिग्मा। वहां पर मैंने स्टिग्मा ड्रॉ किया हुआ है। उसके साथ साथ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टाइल, जो सिलेंडर होता है, पतला होता है। सिलेंडर मतलब पतला, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर। और इसके साथ साथ नीचे बॉटम पे हमारे पास है क्या, ओवरी है। तो चलो पता कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ओवरी।
फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। ये देखिए मैं टिपिकल कार्पल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। कार्पल का ये जो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं ओवरी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसी ओवरी का आगे जाके बन जाता है फ्रूट। तो याद रखिए ओवरी का ही आगे बनने वाला है क्या, फ्रूट। ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर क्या रहता है, तो इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये देखिए ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल है। तो चलो पता कर लेते हैं इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ एक टिपिकल ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर है क्या, है ओव्यूल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यही ओव्यूल आगे जाके बनने वाला है ऑब्वियस है सीड। ओव्यूल का ही बन जाता है क्या, सीड। ये देखिए मैंने यहाँ पर ओवल ड्रॉ किया हुआ है। नाउ इस ओवल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग इस ओवल को देखते हैं तो एक्चुअली ओवल जो है दो पार्ट से बना रहता है। ये जो मेन पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी, और ये जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं फिनिकल या फिर फिनिकुलस। ये है फिनिकल या फिर फिनिकुलस भी कहा जाता है। तो दो हिस्से हैं यहाँ पर ओवल के। कौन से दो हिस्से हैं, एक तो है बॉडी और दूसरा है क्या यहाँ पर फिनिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए गाइस यहाँ पर बॉडी है। तो चलो पता कर लेते हैं बॉडी में क्या क्या होता है। अब जब हम लोग बॉडी को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा होल नजर आता है, ओपनिंग नजर आती है। इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है इसको, माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल के बाजू में मतलब अपोजिट में यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्लेजा। ये है कलेजा। तो हमारे दो हिस्से हैं बॉडी में। बॉडी में कौन से दो हिस्से, एक तो है माइक्रोपाइल और दूसरा है क्या यहाँ पर क्लेजा है। ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ये रहा वो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये है एम्ब्रियो सैक। तो हमें यहाँ पर एम्ब्रियो सैक पे ध्यान लगाना है। ठीक है, तो देखना है किस तरीके से ये एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स होते हैं। और जो हम लोगों का डाउट था कि यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होने के बाद जो बने हुए 4 सेल्स है उसमें से 3 डीजनरेट हो जाता है और एक बच जाता है, वो जो कंसेप्ट है जो बार बार यहाँ पर आ रहा था, वो कंसेप्ट किस तरीके से यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में नजर आता है वो हमें यहाँ पर समझना है। तो आई होप आप लोगों को ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो समझ में आ चुका है। देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है मैं यहाँ पर वापस एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लिसन वेरी केयरफुली। तो हमारे पास है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन का कंसेप्ट। हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है कार्पल। कार्पल के बॉटम में हमारे पास है ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं ओव्यूल। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए ओव्यूल। ओव्यूल के दो हिस्से हैं। कौन से दो हिस्से हैं, ये जो मेन पार्ट नजर आ रहा है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ये दूसरा जो पार्ट नजर आ रहा है इसको कहते हैं फिनिकल ऑफ द ओव्यूल। तो ऐसे दो हिस्से होते हैं किसके, तो ओव्यूल के। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किए हुए हैं। अब ये जो ओव्यूल है इसी का आगे जाके बनने वाला है सीड। और जो ओवरी है मतलब जो ऊपर का कवरिंग यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखिए ये ओवरी जो नजर आ रही है इसी का आगे जाके बनने वाला है फ्रूट। तो ऑब्वियस आपको पता ही है कि फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो देखा गया तो जो फ्लावर के हिस्से हैं उसी से आगे जाके बनता है क्या, फ्रूट बन जाता है और सीड बन जाता है। ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से मियोसिस प्रोसेस होती है और कौन से सेल्स बनते हैं उस एम्ब्रियो सैक में, उस बॉडी के अंदर। तो चलो पता कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट थोड़ा सा टीडियस है, समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आपको समझो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताइए, तो हम लोग उस डाउट को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ध्यान जो है एम्ब्रियो सैक के ऊपर देने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, तो समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन को बाइफरकेट करके धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए एम्ब्रियो सैक का कंसेप्ट क्या होता है। हमने देखा कि जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है उसके अंदर हमने एम्ब्रियो सैक ड्रॉ किया था, लेकिन सबसे पहले हम लोग अभी देखने वाले हैं कि एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है और वो किस तरीके से मियोसिस प्रोसेस होती है जिसमें 3 जो है सेल डीजनरेट हो जाते हैं और एक सेल से बच जाता है। वो कंसेप्ट अभी यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देते हैं। हालांकि वो कंसेप्ट हम लोगों ने पोलन ग्रेन के दौरान डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी जब एम्ब्रियो सैक बन रहा है उस वक्त हम लोग वो मियोसिस वाला कंसेप्ट डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलो पता कर लेते हैं कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये है बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ये है माइक्रोपाइल जहां पर है एक ओपनिंग। हम लोग ओव्यूल को कर लेते हैं कट वर्टिकल सेक्शन के अंदर। जब हम लोग यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन के अंदर ओव्यूल को कट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा स्ट्रक्चर। टीवी का आवाज स्लो करो, मेरा लेक्चर चालू है ना। ये देखिए, मान लीजिए हमने ओवल को कट कर लिया है और कट करने के बाद हमें यहाँ पर अनियन के जैसे दो अलग अलग यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं, कवरिंग नजर आ रहे हैं। जब हम लोग अनियन को कट करते हैं तो आपको इसी तरीके से कवरिंग नजर आती है। देखिए ये बाहर वाली कवरिंग है और ये अंदर वाली कवरिंग है, तो ऐसे दो कवरिंग आपको ओव्यूल के अंदर नजर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो कवरिंग हमें यहाँ पर नजर आ रही है, किसके अंदर, तो ओव्यूल के अंदर। अब कवरिंग नजर आने के बाद इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूसेलस। ये देखिए मैंने ये जो स्ट्रक्चर निकाला हुआ है इसको कहते हैं न्यूसेलस। इसको न्यूसेलस कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे डाइप्लॉइड सेल होते हैं, पैरेंगाइमेटस डाइप्लॉइड सेल यहाँ पर भरे पड़े रहते हैं। अब इन्हीं में से एक जो है डाइप्लॉइड सेल मियोसिस प्रोसेस से गुजरने वाला है। ये देखिए बहुत सारे डाइप्लॉइड सेल भरे पड़े हुए न्यूसेलस के अंदर। अभी एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, एम्ब्रियो सैक बनाने वाले प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ओव्यूल है इसको जब हम लोग वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं तो हमें दो अलग अलग कवरिंग नजर आती है और इस कवरिंग के बीचों बीच हमें नजर आता है एक न्यूसेलस नाम का स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे क्या है, डाइप्लॉइड सेल भरे पड़े हुए हैं। अब इन न्यूसेलस के डाइप्लॉइड सेल में से एक सेल जो है मियोसिस प्रोसेस से गुजरने वाला है। मान लीजिए ये जो सेल है हम लोग इसको लेते हैं और ये मियोसिस प्रोसेस से गुजरने वाला है, ऐसा तय कर लेते हैं। तो जब ये मियोसिस प्रोसेस से गुजरेगा तो बाकी जितने भी सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट डिजेनरेट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एक टिपिकल, हमारे पास टिपिकल एक ओव्यूल। ठीक है, समझा।
अब ये जो है हमारे पास ये जो सेल है जिसका हम लोग मियोसिस प्रोसेस देखने वाला है, उसी को मैं यहाँ पर आके ड्रॉ करता हूँ। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर ये जो सेल है उसी को ले रहा हूँ और बाकी सेल को यहाँ पर धीरे धीरे डीजेनरेट होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो मान लीजिए ये जो सेल है, ये सेल मियोसिस प्रोसेस से गुजर रहा है, और जब मियोसिस प्रोसेस होती है तो आपको पता है कि एक सेल के टोटल 4 अलग अलग सेल्स बनते हैं। तो मान लीजिए ये जो सेल है ये मियोसिस प्रोसेस से गुजरा, और गुजरने की वजह से इसी सेल्स के आगे जाके बन गए टोटल 4 अलग अलग लाइन से, कतार से अलग अलग 4 सेल्स। ये हो गए टोटल 4 अलग अलग सेल्स। अब ये 4 में से 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेल डीजनरेट होगा और कौन सा सेल बचेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन में लगे हुए 4 सेल्स हैं, तो ये चारों सेल्स आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए, धीरे धीरे बाकी के जो बचे हुए सेल्स वो डीजनरेट होने वाले हैं। तो ये जो ऊपर वाला सेल्स है ऑब्वियस है ये कलेजा की तरफ रहेगा। आपको याद होगा इस एंड को हमने कलेजा एंड कहा था, और ये जो एंड है इसको हमने माइक्रोपाइल कहा था। तो होता क्या है यहाँ पर, जो कलेजा की तरफ के जो 3 सेल्स है, और सॉरी माइक्रोपाइल की तरफ के जो 3 सेल्स है 1, 2 एंड 3, ये डीजनरेट हो जाते हैं और बचता सिर्फ कलेजा की तरफ का सेल्स। तो ये जो सेल है सिर्फ बच जाता है और ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जो बचा हुआ है इसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसको फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसी का आगे जाके बनने वाला है एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा उसका, एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। साउंड कौन बजा रहा है इतना जोर से? ओके, तो वापस एक बार वॉइस आ रही है। So now let's once again start with the lecture. Let's resume the lecture. Please pay attention. तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक के बारे में। वापस एक बार वॉइस करिए प्लीज। ये कैसे करते हैं, वॉइस को कम कर दीजिए। ये आदित्य पांडे जी कौन है, उनको बोलिए म्यूट करके रखिएगा माइक। आदित्य बेटा साउंड बंद करवा दीजिए घर से प्लीज। आदित्य ओके, सो लेट्स गो बैक टू द वर्क। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। तो एक बार वापस ध्यान दीजिएगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए सब लोग। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ओव्यूल। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो जब हम लोग ओव्यूल का वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर इसके अंदर नजर आते हैं पैरेन्काइमेटस डायप्लॉइड सेल। अब ये पैरेन्काइमेटस डायप्लॉइड सेल को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। बहुत सारे सेल्स है, उसमें सिर्फ एक ही सेल्स हमें कंसिडर करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सेल लिया जो माइक्रोवाइल की तरफ है। ये रहा मेगास्पोर मदर सेल, जिसका होने वाला है मियोसिस प्रोसेस। तो मान लीजिए इसका मियोसिस प्रोसेस होने की वजह से टोटल हमें 4 लीनियर सेल्स मिल रहे हैं। ये सभी के सभी हैप्लॉइड है। ये जो सेल है ये कलेजा की तरफ है और ये तीनों सेल्स ऑब्वियस है माइक्रोबाइल की तरफ है। तो जो माइक्रोबाइल की तरफ के 3 सेल्स है तो वो डीजेनरेट हो जाते हैं, बचता है सिर्फ एक, कहां पर, कलेजा की तरफ वाला। उसी वक्त बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो न्यूसेलस के वो डीजेनरेट होना शुरू हो चुके हैं। बचे सिर्फ ये टोटल 4, और 4 में से भी सिर्फ एक ही बचा हुआ है। ये जो कहीं यहाँ पर फंक्शनल है, ये जो कहीं काम करने लायक है, इसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर का आगे जाके बनने वाला है क्या, एम्ब्रियो सैक।
तो हम लोग यहाँ पर ये फंक्शनल मेगास्पोर में किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा हो चुकी है, थोड़ा सा इस समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं यहाँ पर वापस एक बार आपको एक रिकैप करवा देता हूँ, तो जिससे हमें यहाँ पर आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो प्लीज लिसन माय वर्ड वेरी केयरफुली। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लावर को। पहली बात ये दिमाग में बिठा लीजिए, फ्लावर के टोटल 4 अलग अलग हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से इसेंशियल फ्लोरल बोर्ड होते हैं, इसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, और 2 हिस्से नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल है सेपल और पेटल, उसको फिलहाल साइड में रख देते हैं। इसेंशियल जो है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो है कौन से, एक तो है स्टेमेन, दूसरा है कार्पल। स्टेमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, और जो कार्पल जो है फीमेल पार्ट होता है। स्टेमेन 2 हिस्सों से बना हुआ है, एक तो है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। इसमें से हमारे काम का कौन सा हिस्सा है, वो है एंथर। एंथर में क्या बनता है, एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो किस तरीके से होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो हमने देखा कि जब एंथर के अंदर हमने देखा कि तो वहां पर बहुत सारे जो है पोलन ग्रेन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन ग्रेन एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस प्रोसेस से गुजरते हैं एंड दे प्रोड्यूस करते हैं क्या, पोलन ग्रेन। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन आपको एंथर के अंदर नजर आएंगे। मैच्योरिटी के बाद ये एंथर बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने के साथ साथ जितने भी पोलन ग्रेन उसके अंदर बने हुए हो सभी के सभी हवा के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट के पैर पर या फिर विंग्स पर लगकर किसी और फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब हमने देखा था पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, तो पोलन ग्रेन को हमने जब यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन में कट किया था तो पता चला कि पोलन ग्रेन 2 कवरिंग से बना हुआ है। आउटर कवरिंग इसको कहते हैं एक्साइन, इनर कवरिंग उसको कहते हैं एंटाइन, और उसके अंदर था हमारे लिए उसका न्यूक्लियस, जो एक्चुअली एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही सेट था क्रोमोसोम का। तो ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फिर बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से फीमेल गैमेट बनते हैं, तो हमने फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के ऊपर ध्यान लगाया। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन है, तो ऑब्वियस है कार्पल। कार्पल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमने ओवरी पे ध्यान लगाया, तो ओवरी के अंदर हमने देखा तो वहां पर था ओव्यूल। बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, फिलहाल हमने एक ही ड्रॉ किया था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है उसका बनने वाला है सीड, एंड ऑब्वियस है जो ओवरी था उसका बनने वाला है फ्रूट, और हमें पता है कि फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो इस तरीके से ओवरी का बनेगा फ्रूट और ओव्यूल का बन जाएगा सीड। अब देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर निकाला था इसके पहले, तो ओव्यूल के अंदर 2 हिस्से निकाले थे, एक था मेन बॉडी और दूसरा था कहीं से यहाँ पर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते थे फ्यूनिकल। बॉडी के 2 अलग अलग एंड थे, एक एंड जहां पर ओपनिंग था उसको कहा था माइक्रोपाइल, और जहां पर अपोजिट एंड था माइक्रोपाइल के उसको कहा था क्लेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम लोगों ने जो ओव्यूल उसका वर्टिकल सेक्शन लिया, कट किया। वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद हमें पता चला कि अनियन के जैसा इसके ऊपर भी कवरिंग है। ये देखिए 2 अलग अलग कवरिंग में ढका हुआ है एक्चुअली एक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर अंदर है कवरिंग के अंदर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पैरेंगाइमेटस डाइप्लॉइड सेल है, नॉर्मल डाइप्लॉइड सेल। क्या है इनकी स्टोरी, क्या करते हैं ये जो पैरेंगाइमेट डाइप्लॉइड सेल है इनको कहते हैं न्यूसेलस। अब ये जो न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस में से सिर्फ एक ही जो सेल है वो ऑब्वियस मियोसिस प्रोसेस से गुजरेगा, बाकी सब डिजेनरेट हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये हमने सेल लिया जो मियोसिस प्रोसेस से गुजरने, अरे कौन है भाई, ये Realme C2 कौन है, प्लीज म्यूट हो जाइए, लिसन वेरी केयरफुली। तो ये जो हमारे पास सेल है इसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, जो मियोसिस प्रोसेस से गुजरेगा। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस प्रोसेस से गुजरा था ऑब्वियस टोटल उसे 4 अलग अलग सेल बना के दिए। इन 4 में से 3 डीजेनरेट होने वाले हैं। कौन से 3 डीजेनरेट होंगे, ऑब्वियस जो माइक्रोबाइल की तरफ है, मतलब ये तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, और बचेगा सिर्फ एक।
ये जो बचने वाला है इसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर का ही आगे जाके बनने वाला है एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है डीजनरेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, मतलब वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, मतलब डीजनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट। अब बारी है फंक्शनल मेगास्पोर की। फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर अंडरगो माइटोसिस प्रोसेस। फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस प्रोसेस, माइटोसिस प्रोसेस में गुजरता है। पहली बात आप दिमाग में रखिए, जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये है हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड सेल ऑब्वियस से माइटोसिस प्रोसेस से गुजरेगा तो वंस अगेन वो हैप्लॉइड से ही बना के देने वाला है। तो चलो पता कर लेते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर होती है माइटोसिस प्रोसेस और अल्टीमेटली किस तरीके से फंक्शनल मेगास्पोर का ही आगे जाके बन जाता है एम्ब्रियो सैक। तो देखते हैं वो कैसे होता है। धीरे धीरे जितने भी यहाँ पर जो पैरेंगाइमेटस डाइप्लॉइड सेल थे वो डिजेनरेट होने वाले हैं। डिजेनरेट हो गए। अब यहाँ पर न्यूसेलस नहीं है, अब यहाँ पर एक सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर है जो धीरे धीरे साइज में बड़ा हो रहा है और जितना भी एरिया है वो पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। मान लीजिए ये फंक्शनल मेगास्पोर अभी साइज में बड़ा हो गया और बड़ा होने के साथ साथ वो पूरे ओविल का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्यूपाई करने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड सेल बनते जाते हैं, मतलब ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर ही सेल के अंदर ही बहुत सारे सेल बन जाते हैं। वो कौन से सेल है चलो पता कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो क्लेजल एंड है, आपको याद होगा मैंने इसका एंड का इस पर्टिकुलर एरिया का नाम दिया था क्लेजा, और ये जो एरिया इसका नाम है माइक्रोपाइल। तो ये जो क्लेजल एंड है इसकी तरफ, इसके बाजू में हमारे पास 3 अलग अलग सेल लग जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। ये जो 3 अलग अलग सेल है इनको कहते हैं एंटीपोडाल सेल। इनको कहा जाता है एंटीपोडाल सेल। ये फंक्शनल मेगास्पोर के वजह से ही बने हुए हैं और फंक्शनल मेगास्पोर ये हैप्लॉइड है तो ऑब्वियस से एंटीपोडाल सेल भी हैप्लॉइड है। अब बारी है माइक्रोपाइल की तरफ की। यहाँ पर एक बीचों बीच एक हैप्लॉइड सेल होता है जिसका नाम है एग सेल। इसके बाजू बाजू में गाइस हमारे पास 2 और सेल भी हैं जिनको कहते हैं सिनर्जिड सेल। तो मैं यहाँ पर बाहर निकाल के दोनों सेल निकाल देता हूँ। तो ये रहा एग सेल और इसके बाजू में ये रहे सिनर्जिड सेल। तो मैंने वहां का डायग्राम यहाँ पर निकाला हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो ये बीच में एग सेल है जो ऑब्वियस है क्या है, हैप्लॉइड है, और ये 2 जो बाजू में लगे हुए सेल है उनको कहते हैं सिनर्जिड। ये है सिनर्जिड सेल, एक सेल, और उसके साथ साथ ये दोनों जो है इनको कहते हैं सिनर्जिड सेल। तो आई होप आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये तीनों को मिलाकर मतलब एग सेल और 2 सिनर्जिड, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं एग एपैरेटस। एग एपैरेटस इनको कहा जाता है। ठीक, अब हमने देखा कि माइक्रोपाइल की तरफ एंटीपोडाल सेल है, सॉरी कलेजा की तरफ एंटीपोडाल सेल है, माइक्रोपाइल की तरफ एग एपैरेटस है। अब इनके बीचों बीच 2 अलग अलग न्यूक्लियाई रहते हैं। ये दोनों भी न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है। ये जो बीचों बीच न्यूक्लियाई लगे हुए हैं इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है।
सो इस तरीके से ऊपर 3 सेल, नीचे 3 अलग अलग सेल और बीच में 2 न्यूक्लियाई रहते हैं। ये जितने भी सेल है ये सभी के सभी हैप्लॉइड है, मतलब इनके पास सिर्फ एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का, इनके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का। अब हम लोग यहाँ पर गिनती करते हैं कितने सेल्स हैं और कितने न्यूक्लिया है। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर टोटल 3 अलग अलग सेल हैं, यहाँ पर भी 3 अलग अलग सेल हैं, तो टोटल हो गए यहाँ पर 6 अलग अलग सेल। अब बीच में ध्यान लगाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग न्यूक्लिया है और उसके साथ साथ देखा गया तो ये पूरा का पूरा तो एक्चुअली एक सेल था, फंक्शनल मेगास्पोर, जिसको हमने एम्ब्रियो सैक कहा था। तो ये पूरा का पूरा एक सेल हो गया। तो टोटल हमारे पास ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में पूरा का पूरा एक सेल, ऐसे करके टोटल 7 अलग अलग सेल हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक 7 सेल से बना हुआ रहता है। अब देखते हैं कितने न्यूक्लिया है। ये एंटीबॉडी सेल्स के उनके खुद के 3 न्यूक्लिया है, एग apparatus में उनके 3 न्यूक्लिया है, ऐसे करके टोटल 6 हो गए और बीच में 2 अलग अलग न्यूक्लिया है, ऐसे टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लिया हो गए। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो एम्ब्रियो सैक में टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं और उसके साथ साथ 7 अलग अलग सेल होते हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है किसका, एम्ब्रियो सैक का। अब वापस एक बार देखते हैं इस कंसेप्ट को, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेल, एक यहाँ पर डाउट है, सेल्स भी रीजनरेट होते हैं क्या? रीजनरेट नहीं, उसको माइटोसिस प्रोसेस या फिर सेल डिवीजन प्रोसेस कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जहाँ पर सेल डिवीजन होता है, रीजनरेट वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर ऑब्वियस है नहीं देख सकते। एक बार सेल डेड होने के वापस एक बार वो जनरेट नहीं होता है। हाँ, लेकिन किसी किसी केसेस में प्लांट में जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी छोड़ देता है, वापस एक बार सेल डिवीजन कैपेसिटी रीगेन कर लेता है, तो वहां पर रीगेन हो सकता है। रीजनरेशन थोड़ा सा, ये जो कंसेप्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक बार डीजनरेट होने के बाद सेल वापस एक बार रीजनरेट नहीं होता। हाँ, सेल डिवीजन की वजह से नए नए सेल्स जरूर बन सकते हैं, ये वहां पर कंसेप्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को जो एम्ब्रियो सैक में होता है। हमने कहा एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर मियोसिस प्रोसेस से माइटोसिस प्रोसेस से गुजरने वाला है। जब ये फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस प्रोसेस से गुजरेगा तो ऑब्वियसली उसका साइज सेल का बढ़ने वाला है और वो जो न्यूक्लियस वाली जगह थी इस ओव्यूल के अंदर, वहां पर वो एम्ब्रियोसाइट डेवलप होने वाला है। तो जब एम्ब्रियोसाइट डेवलप होगा तो उसके अंदर कितने सेल्स होंगे और उन सेल्स का नाम क्या होगा, तो चलो पता कर लेते हैं। जब ये फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस प्रोसेस से गुजरा, टोटल 3 बार इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस होती है। तो माइटोसिस प्रोसेस होने के वजह से टोटल 7 अलग अलग सेल बन जाते हैं और 8 अलग अलग न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो देखते हैं वो कैसे होते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को, तो क्लेजल एंड की तरफ 3 अलग अलग सेल नजर आते हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। माइक्रोबाइल की तरफ 3 अलग अलग सेल नजर आते हैं जिनको एग apparatus कहा जाता है। इस एग apparatus के अंदर टोटल 3 सेल्स होते हैं। उन तीनों में से बीच वाला जो सेल है, जो एक हैप्लॉइड सेल है, जिसको कहा जाता है एग सेल, और बाकी में बचे जो 2 सेल है उनको कहा जाता है सिनर्जिड सेल। तो इस तरीके से 3 सेल्स होते हैं माइक्रोबाइल की तरफ, और बीचों बीच यहाँ पर 2 अलग अलग न्यूक्लिया है जिनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लिया है। तो इस तरीके से टोटल 7 अलग अलग सेल बनते हैं और टोटल 8 अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर हमारे किसके, तो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन का, या फिर फीमेल गैमेट किस तरीके से बनता है, ये उसी का कंसेप्ट है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर फीमेल गैमेट कैसे बनता है इसका कंसेप्ट समझ में आ चुका है। हाँ, इसके अंदर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, तो मैं वो डाउट आपका सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, तो बताइए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, तो हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। या फिर आपको इसके पिछले वाले कंसेप्ट में कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज वो भी मुझे बताइए। आपको समझो मेल गैमेट में समझो कोई डाउट है तो प्लीज वो भी बता सकते हैं।
या फिर इसके पहले वाले पॉलिनेशन कंसेप्ट में कोई डाउट है तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर डाउट पूछा गया है, रीड वंस अगेन। तो मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ सभी के लिए, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरे लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो प्लीज कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। आज हमने जो है कंसेप्ट को शुरू किया था विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर। हमने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को थोड़े शॉर्ट में समझने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि टोटल 4 अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, उसमें से 2 इसेंशियल है और 2 नॉन इसेंशियल है। उसमें से इसेंशियल जो है वो है ऑब्वियस है कौन से, एक तो है स्टेमेन, दूसरा है यहाँ पर कार्पल। तो जब हम लोग स्टेमेन को ध्यान लगाते, ये देखिए स्टेमेन है, तो स्टेमेन एक्चुअली मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो है फिलामेंट और दूसरा है क्या एंथर। ये जो फिलामेंट है इसका काम होता है एंथर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना। तो फिलामेंट इज अ स्टैक व्हिच अपहेल्ड द एंथर एंड एंथर प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या है, क्या पोलन ग्रेन होते हैं जो यहाँ पर मेल गैमेट है। अब इसमें से हमने क्या किया है, जो सेपल और पेटल है उनको नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट कहा है एंड दी कार्पल और स्टेमेन को एसेंशियल फ्लोरल पार्ट कहा है। अब ये क्यों कहा हमने, जो स्टेमेन है और जो कार्पल है वो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए उनको हमने उन्हें कहा है एसेंशियल फ्लोरल पार्ट। और जो सेपल और पेटल है दे आर नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हाँ हेल्प जरूर करते हैं। दे हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर, इसीलिए उनको नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट कहा जाता है। फिर इसके आगे हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे थे। हमने कहा बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सेपल, स्टेमेन एंड कार्पल दोनों होता है। फिर हमने कहा मोनोसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमेन या फिर कार्पल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें एक स्टैमिनेटेड फ्लावर होता है, दूसरा पिस्टिलेटेड फ्लावर होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेडिसिलेटेड फ्लावर कहा, जिसके पास पेडिसल, ये पेडिसल है, स्टैक है, ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेटेड फ्लावर कहा। जिनके पास नहीं है तो उनको हम लोगों ने ससाइल फ्लावर कहा। ये मुझे पता नहीं कि लेक्चर कैसे रिकॉर्ड होता है, आप एक बार सर से बात कर लीजिएगा। तो मैंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं कि रिकॉर्ड कैसे होता है या फिर रिकॉर्ड होता है तो कहाँ पर होता है, तो आप प्लीज एक बार धीरज सर से बात कर लीजिए इसके बारे में। फिर हमने कहा कि ये तो ससाइल फ्लावर समझ में आ गया, पेडिसिलेटेड फ्लावर नजर समझ में आ गया, तो ये जो मोनोशियस और डाइशियस प्लांट क्या होते हैं। तो हमने कहा कि जिस प्लांट में बोथ मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं तो उनको हम लोगों ने कहा मोनोशियस प्लांट, जैसे कि मेज। फिर डाइशियस प्लांट में हमने ये कहा कि जो प्लांट में मेल फ्लावर एक प्लांट पर है, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर है, जैसे पपाया केस में होता है, जैसे कि डेट में होता है, उनको हमने डाइशियस प्लांट कहा। तो ऐसे हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की। फिर हमने कंसेप्ट शुरू किया गैमेट फॉर्मेशन का। हमने यहाँ पर देखा कि स्टेमेन के अंदर जो एंथर है वहां पर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मेल गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। मेल गैमेट कौन है फ्लावर के अंदर, तो पोलन ग्रेन, या फिर पोलन ग्रेन को दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर, माइक्रोस्पोर। तो हम लोगों ने यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा या फिर मेल गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा। तो पढ़ने के लिए हम लोगों ने एंथर पे ध्यान लगाया। तो एंथर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का। तो हमने एंथर को ट्रांसफर सेक्शन में कट करके देखा, तो पता चला वहां पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। वहां पर टोटल 4 हमने यहाँ पर ट्यूब देखे थे। उन ट्यूब को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते थे, जिसके अंदर 2 वैरायटी के सेल्स हो सकते थे। एक सेल जिसका हमने नाम रखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, जो मियोसिस प्रोसेस से गुजरता था तो टोटल हमें 4 हैप्लॉइड सेल बना के देता था। हाँ, ये चारों के चारों जो है यहाँ पर जिंदा रहते थे, एक भी डिजेनरेट नहीं होता था। ये बात आप ध्यान में रखिए। पोलन ग्रेन के केस में अंदर यहाँ पर चारों के चारों सेल्स जो है अलाइव रहते हैं, कोई भी डिजेनरेट नहीं होता है। तो फिर हमने यहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टडी किया था।
पोलन ग्रेन का हमने यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन देखा तो पता चला पोलन ग्रेन 2 कवरिंग से बना हुआ है। आउटर कवरिंग जिसको कहते थे एक्साइन, जो स्पोरोपोलनिन नाम के कंपाउंड से बनती है, जो हार्ड मटेरियल है, इजिली डिजेनरेट नहीं होता है। फिर हमने देखा था उसके अंदर भी एक कवरिंग है जिसको कहते थे एंटाइन, जो सेलुलोज से बनी रहती थी। फिर पोलन ग्रेन के अंदर देखा तो वहां पर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी मिला। तो इस तरीके से हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। जैसे एंथर मैच्योर हो जाता था, एंथर बर्स्ट हो जाता था, बर्स्ट होने के साथ साथ उसके अंदर के पोलन ग्रेन बाहर आ जाते थे और बाहर आने के साथ साथ वो हवा के अंदर बिखर जाते थे या फिर बाहर आके सतह पर रुक जाते थे। जब कोई इंसेक्ट या फिर कोई बर्ड वहां पर आता था तो उसके विंग्स के ऊपर या फिर उसके पैरों पर पोलन ग्रेन लग जाते थे और वो पोलन ग्रेन यहाँ पर ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसको पॉलिनेशन प्रोसेस कहा जाता था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से फीमेल गैमेट बनता है। तो फीमेल गैमेट बनते देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कार्पल पे ध्यान लगाया। तो कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। तो फिलहाल हमने ओवरी पे ध्यान लगाया। तो ओवरी पे हमने देखा कि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यही ओवरी का आगे जाके बन जाता है फ्रूट, और जो ओव्यूल है उसका आगे जाके बन जाता है क्या, सीड। तो इस तरीके से ओवरी और ओव्यूल ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर ओव्यूल पे ध्यान लगाया। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता किया तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें पता चला कि यहाँ पर 2 हिस्से हैं, एक तो है बॉडी, दूसरा है कहीं से यहाँ पर फिनिकल या फिर फिनिकुलस, जो एक स्टैक होता है जो बॉडी को ऊपर उठा के रख देता है। तो जब हमने बॉडी पे ध्यान लगाया तो वहां पर 2 अलग अलग एंड नजर आए। एक एंड जहां पर ओपनिंग है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, और जहां पर ओपनिंग नहीं है उसको कहते हैं कलेजा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर क्या है, ओपनिंग है। तो हम लोगों ने देखा कि इस ओवल के अंदर है क्या। तो जब हमने वर्टिकल सेक्शन लिया ओवल का तो पता चला कि यहाँ पर ओवल पे 2 कवर है। ये देखिए 2 कवर है, इनको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। इसको हम लोग फिलहाल लर्न नहीं करेंगे, इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं उनको। हाँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पैरेंगाइमेटस डाइप्लॉइड सेल्स। क्या कहते थे उनको, उनको कहते थे न्यूसेलस। अब इन पैरेंगाइमेटस डाइप्लॉइड सेल में से सिर्फ एक ही सेल मियोसिस प्रोसेस से गुजरने वाला है और जिससे बनेंगे टोटल 4 अलग अलग लाइन में लगे हुए मेगास्पोर। अब इन चारों में से 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक मियोसिस प्रोसेस की वजह से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहा। हालांकि इन द केस ऑफ द पोलन ग्रेन एक मियोसिस प्रोसेस में टोटल 4 पोलन ग्रेन बन चुके थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर एक मियोसिस प्रोसेस की वजह से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बना। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर का क्या होता है, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर का ही आगे जाके बन जाता है एम्ब्रियो सैक। ये कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक? तो एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए फंक्शनल मेगास्पोर टोटल 3 बार माइटोसिस प्रोसेस से गुजरता है। जब ये 3 बार माइटोसिस प्रोसेस से गुजरता है तो ऑब्वियस है इस फंक्शनल मेगास्पोर का साइज बढ़ जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में है क्या, तो एम्ब्रियो सैक में टोटल है 7 अलग अलग सेल और 8 अलग अलग न्यूक्लिया। जो सेल यहाँ पर कलेजा की तरफ है उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, जो यहाँ पर माइक्रोपाइल की तरफ है उनको कहते हैं एग अपैरेटस। इस एग अपैरेटस में टोटल 3 अलग अलग सेल हैं। जो बीच में सेल है उसको कहते हैं एग सेल, और जो बाजू में 2 सेल है उनको कहते हैं सिनर्जिड सेल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ ये हमने अभी तक लर्न किया है। आई होप आप लोगों को आज जो हमने लर्न किया है वो बात समझ में आ चुकी है। हाँ, इसके अलावा भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिनेशन कंसेप्ट देखा था, तो उसका भी एक छोटा सा रिकैप मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसको सिंपल भाषा में कहेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 तरीके, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, जब पोलन ग्रेन विद इन दी फ्लावर ट्रांसफर हो जाता है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर पोलन ग्रेन एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर पर चला गया,
अब ये दोनों भी फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है, तभी भी हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अब है क्रॉस पॉलिनेशन का कंसेप्ट। क्रॉस पॉलिनेशन में pollen grain get transferred from one flower to the another flower, and now these both the flower are belonging from two different plant, but ये दोनों भी प्लांट ऑफ जो है सेम वैरायटी के हो सकते हैं या फिर अलग वैरायटी के हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों भी सेम स्पीसीज के होने चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। उसी के साथ हमने एक डाउट भी सॉल्व किया था, हाइब्रिडाइजेशन। इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है। Hybridization is a type of cross pollination in which pollen grain from one flower get transferred to the another flower with the help of the instruments. With the help of the instrument. Now both the flower belonging from two different plants of two different varieties but of same species. फिर उसको कहता है hybridization, जो हमने मेंडलिज्म में भी सुना था 9th स्टैंडर्ड में। फिर हमने ध्यान लगाया एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन पे, तो यहाँ पर दो वैरायटी के एजेंट निकले, एक था गाइस यहाँ पर बायोटिक, दूसरा था अबायोटिक। बायोटिक एजेंट कौन से हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर है इंसेक्ट, इंसेक्ट में हनी बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, बाकी के इंसेक्ट भी होते हैं। दूसरा है हमारे पास बर्ड, जैसे हमिंग बर्ड, और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर बैट। तो इस तरीके से तीन अलग अलग वैरायटी के अबायोटिक एजेंट है जो पॉलिनेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट था अबायोटिक एजेंट का। तो अबायोटिक एजेंट में हमारे पास दो थे, एक था विंड और दूसरा था वाटर। तो विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल हमने देखा था मेज, वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल हमने देखा था हाइड्रोफिलस प्लांट, जिसमें हमारे पास एग्जांपल था वेरिसिनालिया नाम के प्लांट का। तो इस तरीके से हमने पॉलिनेशन कंसेप्ट समझ लिया है। सो आई होप आप लोगों को आज हमने जो डिस्कस किया है कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। हाँ, इसके अंदर आप किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, तो मैं वो डाउट सॉल्व कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को डिस्कस करेंगे। एक बार वापस एम्ब्रियो सैक को डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, दो इंटीग्यूमेंट के अंदर, ओव्यूल के अंदर, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर का आगे जाके बन जाता है एम्ब्रियो सैक। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो एक्चुअली एक हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल 3 बार माइटोसिस प्रोसेस से गुजरता है। जब ये 3 बार माइटोसिस प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके टोटल 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये रहा एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में ये जो क्लेजल एंड है, यहाँ पर होते हैं 3 अलग अलग सेल, जिनको कहते हैं एंटीपोडाल सेल्स, ये भी हैप्लॉइड है। माइक्रोबाल की तरफ 3 अलग अलग सेल है, जिनको कहते हैं एग एपैरेटस, ये भी हैप्लॉइड सेल है। एग एपैरेटस में जो बीच में जो सेल है, इसको कहते हैं एग सेल, और बाकी के जो आजू के सेल्स है, आजू बाजू के सेल, उनको कहते हैं सिनर्जिड सेल, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। और बीचों बीच हमारे पास 2 अलग अलग न्यूक्लिया है, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लिया है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एम्ब्रियो सैक का डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर के वजह से ही बना रहता है। तो आप इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन कीजिए, तो मैं वो डाउट सॉल्व कर देता हूँ। फिर नहीं तो फिर यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। पॉलिनेशन को लेकर कोई डाउट? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर को लेकर कोई डाउट है? अलग अलग डेफिनेशन को, टर्म्स को लेकर किसी को कोई डाउट है? या फिर जो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट या फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट है, इसको लेकर किसी को डाउट है तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, हम उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। आपके लिए होमवर्क ले लीजिए, जो पॉलिनेशन वाला कंसेप्ट है उसको जो है लिख के आइए।
डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, डेफिनेशन ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये आपके लिए होमवर्क है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, स्टॉप करते हैं एंड देन नेक्स्ट टाइम वापस एक बार चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।